दोस्तों, यूरोप के 27 देशों के बंद दरवाजे अब भारत के लिए एक साथ खुलने वाले हैं। जिन दरवाजों पर सालों से भारी भरकम टैक्स के ताले लगे थे, वो ताले अब टूटने वाले हैं। 99% सामान पर लगने वाला टैक्स इतिहास बनने जा रहा है और इसके साथ ही चीन और वियतनाम की उन फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसरने वाला है जो अब तक यूरोप के बाजारों पर राज कर रही थी। यह कोई सामान्य व्यापारिक खबर नहीं है, यह उस आर्थिक भूचाल की पहली आहट है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के व्यापार का नक्शा बदल देगा। भारत के कपड़ा और चमड़ा उद्योग में वो बहार आने वाली है जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। सिर्फ एक दस्तखत और हजारों करोड़ का टैक्स बचेगा। भारतीय खजाने में डॉलर और यूरो की ऐसी बरसात होगी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जैसे ही ऐलान किया, पश्चिमी बाजारों में खलबली मच गई। अब यूरोप के शोरूम्स में सिर्फ मेड इन इंडिया का डंका बजने वाला है। टेक्सटाइल से लेकर ज्वेलरी तक वो सब चीजें जो आज महंगी लगती हैं, कल सस्ती होंगी। यूरोप के बाजारों पर भारत का एक छत्र राज्य स्थापित होने की पटकथा लिखी जा चुकी है। दोस्तों, जब सरहद पर तोपें खामोश होती हैं, तब असली जंग कागजों पर लड़ी जाती है, समझौतों में लड़ी जाती है और बाजारों में लड़ी जाती है। और इस बार भारत ने ऐसा दांव चला है कि 7 समंदर पार बैठे यूरोप के सबसे ताकतवर देश भी कुर्सी पर बेचैन होकर आगे पीछे होने लगे हैं। यह खबर किसी मामूली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नहीं है। यह भारत की उस आर्थिक हुंकार की कहानी है जो आने वाले समय में दुनिया के नक्शे पर पैसे और पावर का पता बदल देगी। अभी तक हम सिर्फ भाषणों में सुनते आए थे कि भारत सुपर पावर बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब भारत ने यूरोप की अर्थव्यवस्था की दुखती नस पर सीधा हाथ रख दिया है। एक ऐसा हाथ जिसे अब झटक पाना आसान नहीं होगा। पीयूष गोयल ने देश के सामने जो आंकड़ा रखा है, उसने दिल्ली से लेकर बर्लिन, पेरिस और रोम तक हड़कंप मचा दिया है। बात उस ऐतिहासिक समझौते की हो रही है जो अगर अपनी पूरी ताकत के साथ लागू हो गया तो भारत में बना 99% सामान बिना किसी रोक टोक, बिना किसी टैक्स की दीवार के यूरोप के बाजारों में ऐसे बिकेगा जैसे अपने ही घर के आंगन में बिक रहा हो। यह कोई छोटी छूट नहीं है, यह वो चक्रव्यूह है जिसे भेदना अब चीन जैसे दिग्गज के लिए भी आसान नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह कि आखिर इस 99% के जादुई आंकड़े के पीछे की असली कहानी क्या है? क्यों वो यूरोप जो कभी अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया को नचाता था, आज भारत के साथ यह डील करने के लिए इतना उतावला हो गया है? क्यों यूरोप को लगने लगा है कि अगर उसने भारत का हाथ नहीं थामा तो वो वैश्विक व्यापार की दौड़ में पीछे छूट जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब इस कहानी को सिर्फ खबर नहीं बल्कि इतिहास बना देते हैं। आज तक भारत का व्यापारी जब भी यूरोप का रुख करता था, उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता था टैक्स। चाहे वो लुधियाना का कपड़ा व्यापारी हो, तिरुपुर का गारमेंट एक्सपोर्टर हो या कानपुर का चमड़ा कारोबारी, यूरोप की सीमा पर पहुंचते ही उस पर कस्टम ड्यूटी का हथौड़ा चल जाता था। कई बार यह टैक्स 10%, 15% और 20% तक होता था। इसका सीधा मतलब यह था कि भारत में बना 100 का सामान यूरोप पहुंचते पहुंचते 120 का हो जाता था और यहीं पर बाजी हमारे हाथ से निकल जाती थी। उसी यूरोप में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को पहले से टैक्स में भारी छूट मिली हुई थी। उनका 100 का माल वहां 100 में ही बिकता था। न उनकी क्वालिटी हमसे बेहतर थी, न उनकी कारीगरी। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके रास्ते में टैक्स की दीवार नहीं थी और हमारे रास्ते में थी। यही वजह थी कि बड़े बड़े यूरोपीय ब्रांड्स भारत को छोड़कर ढाका और हनोई की तरफ भागते थे। लेकिन अब यह खेल पूरी तरह पलटने वाला है। पीयूष गोयल का 99% निर्यात को बूस्ट मिलने वाला बयान दरअसल इसी दीवार को गिराने का ऐलान है। इसका मतलब साफ है कि भारत से जाने वाले लगभग हर उत्पाद पर टैक्स या तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा या नाम मात्र का रह जाएगा। सोचिए, जब यह दीवार गिरेगी तो भारतीय सामान कितनी तेजी से यूरोप के बाजारों में फैल जाएगा। यह सिर्फ कीमत कम होने की बात नहीं है, यह भारत को बराबरी का खिलाड़ी बनाने की बात है। यूरोप कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है, यह दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ज्यादा खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का गढ़ है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे 27 देशों का यह समूह एक विशाल आर्थिक ताकत है।
अब तक हम इस बाजार में आधे अधूरे तरीके से घुस पा रहे थे। हमारी ताकत थी, हमारी क्षमता थी, लेकिन हमारे पैरों में टैक्स की बेड़ियां पड़ी थी। अब भारत सरकार ने कूटनीति और आर्थिक ताकत के दम पर इन बेड़ियों को तोड़ने का फैसला कर लिया है। ये 2026 का भारत है जो अब गिड़गिड़ाता नहीं है। ये भारत अब अपनी मार्केट, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर और अपनी आबादी की ताकत के साथ बराबरी से सौदा करता है। इस डील के बाद भारत के गोदामों में पड़ा माल रातों रात यूरोप के शोरूम्स की शान बनने वाला है। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर इस डील का सबसे बड़ा फायदा किसी को मिलने वाला है तो वो है भारत का टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर। खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर देता है तो वही है कपड़ा उद्योग। लेकिन पिछले कई सालों से यह सेक्टर धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। वजह साफ थी, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों ने यूरोप के बाजारों पर कब्जा कर लिया था सिर्फ टैक्स छूट के दम पर। अब जैसे ही यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होगा, भारतीय कपड़ों पर लगने वाला 10 से 12% टैक्स खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि लुधियाना की होजरी, तिरुपुर का निटवेयर और सूरत की साड़ियां सीधे पेरिस और मिलान के फैशन हाउस में टक्कर देंगी। जो मुनाफा अब तक टैक्स में चला जाता था वो या तो हमारी जेब में आएगा या फिर हम अपने दाम कम करके प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर कर देंगे। यही कहानी चमड़ा उद्योग की है। आगरा और कानपुर के जूते, जैकेट और बैग पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन महंगे होने की वजह से हम पिछड़ जाते थे। टैक्स हटते ही यूरोप के बड़े ब्रांड्स के लिए भारत सबसे पसंदीदा सप्लायर बन जाएगा। इससे फैक्ट्रियों में ऑर्डर बढ़ेंगे, मशीनें तेज चलेंगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह डील सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं है, यह उस छोटे कारीगर के लिए भी है जो गांव में बैठकर काम करता है। रत्न और आभूषण सेक्टर भी इस क्रांति से अछूता नहीं रहेगा। भारत के हीरे और ज्वेलरी की यूरोप में जबरदस्त मांग है। टैक्स हटते ही यह सेक्टर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। सरकार का फोकस साफ है दोस्तों, रॉकेट, ज्वेलरी, भारत उन सेक्टर्स को आगे बढ़ाना जहां ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा होता है। यह समझौता भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रीढ़ को लोहे से भी मजबूत बना देगा। अब जरा पर्दा हटाते हैं और उस सच्चाई को देखते हैं जिसे यूरोप खुलकर स्वीकार नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर उसी सच्चाई ने उसे भारत के दरवाजे तक खींच लाया है। यूरोप की इस बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है चीन। पिछले 20 सालों में यूरोप और अमेरिका ने अपनी फैक्ट्रियों, अपनी सप्लाई चेन और अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता चीन के हवाले कर दी थी। उन्हें लगा था कि सस्ता माल मिलेगा, मुनाफा बढ़ेगा और सब कुछ आराम से चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही दुनिया ने करवट बदली, कोविड आया, युद्ध शुरू हुए और भू राजनीति गरमाई, वैसे ही यूरोप को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही गले में चीन नाम की रस्सी डाल ली है। चीन ने धीरे धीरे यह दिखाना शुरू कर दिया कि वो सिर्फ एक सप्लायर नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जो अपनी फैक्ट्रियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। कभी कच्चा माल रोक दिया जाता है, कभी सप्लाई स्लो कर दी जाती है, कभी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। यूरोप समझ गया कि अगर वो चीन पर निर्भर रहा तो आने वाले समय में उसकी अर्थव्यवस्था बंधक बन सकती है। यही वह डर है जिसने यूरोप को मजबूर किया कि वह चीन के विकल्प तलाशे। और जब पूरी दुनिया के नक्शे पर नजर डाली गई तो एक ही देश ऐसा दिखा जो चीन की जगह ले सकता है, भारत। भारत के पास वो सब कुछ है जो यूरोप को चाहिए: युवा आबादी, विशाल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सबसे बड़ी बात, भरोसा। चीन पर अब कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन भारत को लेकर दुनिया में एक अलग छवि बन चुकी है। यही वजह है कि यूरोप अब चाइना +1 नहीं, बल्कि कई मामलों में चाइना -इंडिया+ की रणनीति पर काम कर रहा है। और पीयूष गोयल ने इसी कमजोर नस पर हाथ रखा है। 99% उत्पादों पर टैक्स छूट कोई मामूली मांग नहीं थी। यह सीधे सीधे यूरोप के बाजारों को भारत के लिए खोलने की शर्त थी। यूरोप यह जानता था कि इससे उसकी कुछ घरेलू इंडस्ट्रीज को झटका लगेगा, कुछ फैक्ट्रियों पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन चीन से छुटकारा पाने के लिए वे यह कीमत चुकाने को तैयार हो गया। यह भारत की कूटनीतिक जीत है, जहां बिना गोली चलाए सामने वाले को अपने शर्तों पर झुकने पर मजबूर कर दिया गया। अब इसका असर सिर्फ भारत और यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा,
इसका सबसे बड़ा झटका लगेगा चीन को। जैसे ही यूरोप के ऑर्डर भारत की तरफ शिफ्ट होंगे, चीन की फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसरना शुरू हो जाएगा। जिन यूनिट्स में दफे लेकर आएगा, इन्हें बीज को लेकर करने के लिए भारत की तरफ शिफ्ट होंगे, नैतान से देख रहा होंगे। इन फैक्ट्रियों खास इन रात मशीनें चलती थीं, वहां ऑर्डर कम होंगे, मुनाफा गिरेगा और नौकरियां जाएंगी। यह वही आर्थिक युद्ध है जिसमें कोई बम नहीं गिरता, लेकिन दुश्मन की कमर टूट जाती है। वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश भी इस डील के बाद सबसे ज्यादा परेशान होंगे। अब तक उनका पूरा खेल सस्ते लेबर और टैक्स छूट पर टिका हुआ था। यूरोप में उन्हें जो बढ़त मिली हुई थी वो क्वालिटी की वजह से नहीं, बल्कि जीरो ड्यूटी की वजह से थी। अब जब भारत को भी वही फायदा मिलने वाला है तो मुकाबला बराबरी पर आ जाएगा, और जब मुकाबला बराबरी पर होगा तो भारत की स्केल, इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभव भारी पड़ेगा। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग लगभग पूरी तरह यूरोप पर निर्भर है। अगर वहां से ऑर्डर खिसकने लगे तो उसकी अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लगेगा। वियतनाम की हालत भी कुछ अलग नहीं है। अब तक जो देश भारत से आगे दिखते थे वो दरअसल टैक्स की बैसाखी पर खड़े थे। बैसाखी हटते ही असली ताकत सामने आ जाएगी। इस समझौते का एक और बड़ा पहलू है भारत का आत्मविश्वास। इस डील में भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने संवेदनशील सेक्टर्स के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। किसानों, डेयरी और छोटे उत्पादकों को इस समझौते के सबसे खतरनाक असर से बचा लिया गया है। यानी यूरोप का दूध, चीज और सस्ता कृषि उत्पाद भारत के बाजारों में बाढ़ की तरह नहीं घुस पाएगा। भारत ने अपने लिए फायदे का रास्ता चुना है, ना कि किसी के दबाव में आकर समझौता किया है। यूरोप भी जानता है कि भारत सिर्फ एक एक्सपोर्ट हब नहीं है, बल्कि एक विशाल उपभोक्ता बाजार भी है। उन्हें अपनी लग्जरी कारें, मशीनरी, टेक्नोलॉजी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स भारत में बेचने हैं। यह लेन देन का सौदा है, लेकिन इस बार पलड़ा भारत की तरफ झुका हुआ है। भारत अब सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं रहा, भारत अब शर्तें तय करने वाला देश बन चुका है। इस पूरे समझौते का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा आएगी और रुपये की स्थिति मजबूत होगी। जब डॉलर और यूरो की कमाई बढ़ेगी तो भारत का खजाना भरेगा और सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और विकास में निवेश करने के लिए ज्यादा ताकत होगी। यह वही फ्यूल है जो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की रेस में तेजी से आगे धकेलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह डील भारत के मैन्युफैक्चरिंग डीएनए को बदल देगी। अब तक भारत को सिर्फ सस्ते श्रम वाले देश के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब भारत को एक भरोसेमंद, बड़े और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के तौर पर देखा जाएगा। जब यूरोप के घरों में भारत का बना कपड़ा पहना जाएगा, भारत के बने जूते चलेंगे और भारत की ज्वेलरी चमकेगी, तब ब्रांड इंडिया सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बन जाएगा। पीयूष गोयल का यह 99% वाला बयान आने वाले वर्षों में इतिहास की किताबों में दर्ज होगा। यह वही मोड़ है जहां भारत ने सिर्फ भाग्य का इंतजार करना छोड़कर खुद अपनी किस्मत लिखनी शुरू की। यह समझौता बताता है कि भारत अब पीछे चलने वाला नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाला देश बन रहा है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, यह भारत के आत्मविश्वास, उसकी कूटनीति और उसकी आर्थिक ताकत का ऐलान है। यह उस नए भारत की तस्वीर है जो अब दुनिया से सवाल नहीं पूछता, बल्कि जवाब देता है। आने वाले समय में जब चीन की फैक्ट्रियों की लाइटें बुझेंगी और भारत के कारखानों की चिमनियों से धुआं उठेगा, तब दुनिया समझ जाएगी कि असली खेल कौन जीत गया। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है उसने सिर्फ अमेरिका या नाटो को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की रणनीतिक नींव को हिलाकर रख दिया है। यह कोई साधारण बैठक या सामान्य बयान नहीं था, यह उस व्यवस्था का टूटना था जो पिछले कई दशकों से दुनिया को चला रही थी। नाटो और अमेरिका के बीच बंद कमरे में हुई बैठक जब बाहर आई तो साफ हो गया कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि एक स्वीकारोक्ति थी, एक ऐसा कबूलनामा जिसमें पहली बार अमेरिका ने यह माना कि अब वो दुनिया का अकेला मालिक नहीं रहा। ट्रंप ने खुले तौर पर यह संकेत दिया कि अमेरिका और नाटो अब एक ही दिशा में नहीं चल रहे। यह बात सुनने में जितनी सामान्य लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक है।
क्योंकि नाटो की पूरी आत्मा इसी विचार पर टिकी थी कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो सब साथ खड़े होंगे। लेकिन अब वही अमेरिका इस सिद्धांत से पीछे हटता नजर आ रहा है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर भविष्य में अमेरिका पर हमला होता है तो नाटो का समर्थन अपने आप नहीं मिलेगा, और अगर नाटो के किसी देश पर हमला होता है तो अमेरिका भी बिना शर्त कूदने को तैयार नहीं है। यह बयान नाटो के इतिहास में सबसे बड़ा झटका है। इस बयान का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि अमेरिका थक चुका है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब जिम्मेदारी साझा नहीं करना चाहता, या फिर कहें कि वो अब उस स्थिति में नहीं है कि सबको अपने पीछे चला सके। नाटो के कई देशों के लिए यह बयान खतरे की घंटी था, क्योंकि अगर अमेरिका ही भरोसेमंद नहीं रहा तो फिर सुरक्षा की गारंटी किसके भरोसे होगी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो असली वजह है वो अब किसी से छुपी नहीं है, और वो वजह है भारत। पिछले कुछ समय से नाटो के भीतर भारत की भूमिका को लेकर जो चर्चा चल रही थी वो अब गंभीर रूप ले चुकी है। कनाडा से लेकर यूरोप तक यह भावना बनने लगी है कि भारत को नाटो के ढांचे में किसी न किसी रूप में शामिल किया जाना चाहिए। यह बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि भारत का मतलब है संतुलन, और संतुलन का मतलब है अमेरिका का एकाधिकार खत्म होना। कनाडा में हुई बैठकों के दौरान भारत को लेकर जो समर्थन सामने आया उसने वॉशिंगटन की बेचैनी को उजागर कर दिया। अमेरिका के करीबी सहयोगियों ने यह मानना शुरू कर दिया है कि भारत को नाटो की रणनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखना अब संभव नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप की भाषा में अचानक बदलाव नजर आने लगा। जो व्यक्ति कल तक धमकी और दबाव की राजनीति कर रहा था वही आज डील और समझौते की बात करने लगा। ग्रीनलैंड का मुद्दा इस पूरे दबाव का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। शुरुआत में ट्रंप का रुख बेहद आक्रामक था। बयान ऐसे थे जैसे ग्रीनलैंड कोई सौदे की चीज हो, लेकिन जैसे ही नाटो की बैठक हुई तस्वीर बदल गई। अचानक कहा गया कि एक बड़ी डील हो चुकी है और जल्द सब सामने आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई डील नहीं हुई। यह बयान सिर्फ एक यू टर्न को ढकने की कोशिश थी। असल खेल ग्रीनलैंड के नीचे छुपे संसाधनों का है। आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद रेयर अर्थ मटेरियल्स, लिथियम, यूरेनियम और दूसरे खनिज आने वाले समय की तकनीक और हथियारों के लिए बेहद अहम हैं। अमेरिका इन्हें अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, लेकिन नाटो ने इस मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ रुख अपना लिया। डेनमार्क के समर्थन में खुलकर कहा गया कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं है और अमेरिका की किसी भी एक तरफा कार्रवाई को समर्थन नहीं मिलेगा। यह वही पल था जब ट्रंप की रणनीति धराशायी हो गई, क्योंकि पहली बार नाटो ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि अब हर फैसला वॉशिंगटन की मर्जी से नहीं होगा। यहीं से नाटो की सोच में बदलाव साफ नजर आने लगा। नाटो अब सिर्फ अमेरिका की सैन्य ढाल बनकर नहीं रहना चाहता, वह खुद को एक स्वतंत्र रणनीतिक इकाई के रूप में देखना चाहता है। और इसी बदलाव की धुरी बनता जा रहा है भारत। भारत की छवि एक ऐसी शक्ति की है जो न तो आक्रामक है और न ही अविश्वसनीय। भारत ने कभी धमकी की भाषा नहीं अपनाई, कभी संसाधनों पर कब्जे की राजनीति नहीं की। यही वजह है कि नाटो के कई देश भारत को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देख रहे हैं। अमेरिका के ठीक उलट नाटो के भीतर भारत को नेतृत्व जैसी भूमिका देने की चर्चा ने अमेरिका पर सीधा दबाव डाला है, क्योंकि अगर भारत इस स्तर पर आता है तो अमेरिका का दशकों पुराना वर्चस्व खत्म हो जाएगा। यही डर ट्रंप के हर बयान में झलकने लगा है। नाटो से दूरी बनाने की बात दरअसल उस हार को ढकने की कोशिश है जिसे अमेरिका खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहता। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर पीछे हटना अमेरिका के लिए सिर्फ एक रणनीतिक हार नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि दुनिया बदल रही है। अमेरिका की आक्रामक नीति अब उसी को अलग थलग कर रही है। नाटो के कई देश अब यह मानने लगे हैं कि सामूहिक सुरक्षा का मतलब यह नहीं हो सकता कि एक देश बाकी सभी को अपनी घरेलू राजनीति का बंधक बना ले। इसी बीच भारत का नाम लगातार केंद्र में आता जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। यूरोप को एक ऐसे साझेदार की जरूरत है जो भरोसेमंद हो, स्थिर हो और जिसकी नीति दीर्घकालिक हो। भारत इन तीनों कसौटियों पर खरा उतरता है। यही वजह है कि कनाडा जैसे देश जो लंबे समय तक अमेरिका की लाइन पर चलते रहे, अब भारत के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। यह बदलाव अमेरिका को सबसे ज्यादा असहज कर रहा है,
क्योंकि यह साफ संकेत है कि नाटो के भीतर अमेरिका का प्रभाव कमजोर हो रहा है। बैठक के बाद ट्रंप की बदली हुई भाषा इसी दबाव का नतीजा है। कभी धमकी, कभी समझौता, कभी ड्रम की, कभी समझौता, कभी ड्रम की ईल। यह सब एक ही बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिका नियंत्रण खो रहा है। नाटो के भीतर बढ़ती एकजुटता और भारत को लेकर बनती सहमति ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है। अब अमेरिका खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि गिरते प्रभाव को रणनीतिक स्वतंत्रता के रूप में पेश किया जा सके, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह वैश्विक शक्ति संतुलन का बदलाव है और यह बदलाव अब रोका नहीं जा सकता। अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी बयान को सामान्य बयान नहीं माना जा सकता। नाटो की बैठकों के मिनट्स, बैक चैनल बातचीत और डिप्लोमेटिक संकेत साफ बता रहे हैं कि संगठन अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ रहा है। भारत को लेकर जो चर्चा पहले वैकल्पिक विचार मानी जाती थी, अब वही एजेंडा बन चुकी है। अब तस्वीर और भी साफ होती जा रही है। नाटो और अमेरिका के बीच जो दरार पहले रणनीतिक मतभेद लग रही थी, वो अब वैचारिक टकराव में बदल चुकी है। यह सिर्फ हथियारों या बजट का विवाद नहीं है, यह नेतृत्व की सोच का टकराव है। अमेरिका अब भी दबाव, धमकी और त्वरित फैसलों की राजनीति में उलझा है, जबकि नाटो के कई देश स्थिरता, संतुलन और दीर्घकालिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यही अंतर इस पूरी कहानी को विस्फोटक बनाता है। नाटो के भीतर पहली बार यह खुलकर महसूस किया जा रहा है कि अमेरिका की नीति अब अनुमान के दायरे में नहीं रही। कभी टैरिफ, कभी प्रतिबंध, कभी सैन्य धमकी और कभी अचानक यू टर्न। यूरोप के लिए यह अस्थिरता खुद एक खतरा बन चुकी है। यही वजह है कि हालिया बैठकों में अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठे। कई देशों ने यह साफ कर दिया कि सामूहिक सुरक्षा का मतलब यह नहीं हो सकता कि एक देश बाकी सभी को अपनी घरेलू राजनीति का बंधक बना ले। इसी असंतोष से भारत की भूमिका जन्म लेती है। भारत को इसलिए स्वीकार किया जा रहा है क्योंकि उसने कभी भी किसी सैन्य गुटी को अपने हितों से ऊपर नहीं रखा। भारत का रिकॉर्ड बताता है कि वो साझेदारी में संतुलन रखता है और दबाव की राजनीति से दूरी बनाए रखता है। नाटो को इस वक्त ठीक यही चाहिए, एक ऐसा चेहरा जो संगठन को नई वैधता दे सके और किसी एक देश की सनक पर निर्भरता रहने दे। ग्रीनलैंड का प्रकरण इस बदलाव का सबसे बड़ा ट्रिगर साबित हुआ। जब अमेरिका ने आक्रामक रुख अपनाया, तब नाटो के कई देशों को पहली बार यह डर लगा कि अगला कदम उनके खिलाफ भी हो सकता है। डेनमार्क के समर्थन में नाटो का खुलकर खड़ा होना केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं था, यह अमेरिका को यह संदेश देने का तरीका था कि अब एक तरफा फैसलों का दौर खत्म होकर डेनमार्क को खिलाफ क्षेत्रीय मुद्दा यह परताया जा रहा है चुका है। रेयर अर्थ मटेरियल्स की अहमियत इस पूरी कहानी की जड़ में है। आधुनिक हथियार प्रणालियां, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी इन्हीं संसाधनों पर निर्भर है। ग्रीनलैंड इनका बड़ा भंडार है। अमेरिका इसे रणनीतिक संपत्ति मानकर अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, लेकिन नाटो ने इसे संप्रभुता और सामूहिक हितों का सवाल बना दिया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और डील का शोर सिर्फ दबाव कम करने का तरीका बन गया। इसी बीच भारत का संतुलित रुख नाटो देशों को और आकर्षित करने लगा। भारत ने न तो किसी के अधिकार पर सवाल उठाया और न ही संसाधनों पर कब्जे की बात की। भारत का संदेश साफ रहा कि संसाधनों का इस्तेमाल सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होना चाहिए। यही नपी तुली भाषा नाटो को चाहिए थी। उन्हें एक ऐसा नेतृत्व दिखने लगा जो आक्रामकता की बजाय स्थिरता का प्रतीक बन सके। अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में खुद को अलग थलग महसूस करने लगा है। ट्रंप के बयान ये दिखाते हैं कि वे अब भी नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनके हाथ से फिसलती जा रही हैं। नाटो के भीतर कोई औपचारिक विद्रोह नहीं है, लेकिन व्यवहार में दूरी साफ दिखने लगी है। बैठकों में अमेरिका की बात सुनी जा रही है, मगर सहमति बनना मुश्किल हो गया है। भारत को लेकर बनती सहमति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। कनाडा की भूमिका यहां निर्णायक हो जाती है। लंबे समय तक अमेरिका की लाइन पर चलने वाला कनाडा अब भारत की भूमिका को निर्णायक बता रहा है। यह संकेत है कि नाटो के भीतर सोच बदल चुकी है। समर्थन अब स्वचालित नहीं रहा, हर देश अपने हितों के हिसाब से निर्णय लेने लगा है। यही बदलाव अमेरिका को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि उसकी ताकत हमेशा एकजुटता पर आधारित रही है।
अब नाटो के भविष्य को लेकर दो धाराएं साफ नजर आने लगी हैं। एक धारा अमेरिका के नेतृत्व वाली पुरानी व्यवस्था को बचाना चाहती है, दूसरी धारा भारत के नेतृत्व में संतुलित और बहुध्रुवीय मॉडल की ओर बढ़ना चाहती है। दूसरी धारा तेजी से मजबूत हो रही है क्योंकि वह भविष्य की वास्तविकताओं से मेल खाती है। दुनिया अब एक देश के इशारों पर चलने के लिए तैयार नहीं है। भारत के लिए यह मौका, चुनौती और अवसर दोनों है। चुनौती इसलिए कि नेतृत्व का मतलब जिम्मेदारी भी होता है, अवसर इसलिए कि इससे भारत वैश्विक नीति निर्धारण के केंद्र में आ सकता है। नाटो के कई देश यह मानने लगे हैं कि भारत के बिना संगठन की प्रासंगिकता घटती जाएगी। इसी वजह से आने वाले दिनों में औपचारिक प्रस्ताव और ढांचागत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका इस बदलाव को रोकने की कोशिश करेगा। दबाव की राजनीति, कूटनीतिक चालें और बयानबाजी तेज होगी। लेकिन ग्रीनलैंड प्रकरण ने यह साबित कर दिया है कि नाटो अब अपने हितों के लिए अमेरिका का विरोध करने से भी नहीं हिचकेगा। अब गठबंधन स्थिर नहीं रहेंगे बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बदलेंगे। इस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और लाल सागर में जहाजों पर हमलों ने यूरोप को यह एहसास दिला दिया है कि केवल अमेरिकी सैन्य शक्ति पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। सप्लाई चेन और ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा अब उतनी ही अहम हो गई है जितनी सैन्य ताकत। भारत यहां एक स्थिर शक्ति के रूप में उभरा है जो समुद्री सुरक्षा से लेकर ऊर्जा मार्गों तक संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि नाटो के भीतर भारत की भूमिका अब केवल सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा से भी जुड़ रही है। अफ्रीका में रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी ने भी पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। फ्रांस जैसे देश खुलकर मान रहे हैं कि उनकी पारंपरिक पकड़ कमजोर हुई है। भारत को यहां एक ऐसे साझेदार के रूप में देखा जा रहा है जिसका उपनिवेशवादी इतिहास नहीं है और जो दबाव की राजनीति नहीं करता। अफ्रीका के साथ भारत का विकास आधारित मॉडल नाटो के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों ने जापान और ऑस्ट्रेलिया को सतर्क कर दिया है। क्वाड पहले से सक्रिय है, लेकिन अब यह साफ हो रहा है कि भारत की भूमिका केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर निर्णायक बन चुकी है। नाटो और एशिया प्रशांत सुरक्षा ढांचे के बीच सेतु के रूप में भारत को देखा जा रहा है। यह भूमिका अमेरिका के लिए असहज है क्योंकि इससे उसकी एकाधिकार वाली स्थिति कमजोर पड़ती है। यूक्रेन युद्ध की थकान यूरोप में साफ दिख रही है। आर्थिक दबाव और ऊर्जा संकट ने जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका की लाइन पर चलते रहना ही एकमात्र रास्ता है। भारत की संतुलित नीति यहां भी सराही जा रही है। युद्ध के बावजूद संवाद के रास्ते खुले रखने की रणनीति को अब व्यावहारिक माना जा रहा है। ग्रीनलैंड का मामला निर्णायक रूप ले चुका है। डेनमार्क की संप्रभुता पर नाटो का खुला समर्थन अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ट्रंप जिस डील की बात कर रहे थे वो बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ पाई। अमेरिका को पीछे हटते देख नाटो के भीतर यह विश्वास मजबूत हुआ है कि सामूहिक निर्णय अब वॉशिंगटन की इच्छा से ऊपर हो सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त यह है कि उस पर किसी एक खेमे का ठप्पा नहीं है। वो न तो अमेरिका का विकल्प बनकर उभर रहा है और न ही किसी विरोधी ध्रुव का हिस्सा बन रहा है। यही संतुलन उसकी ताकत है। नाटो के भीतर भारत को लेकर बनती सहमति इसी वजह से टिकाऊ लगती है। लैटिन अमेरिका में भी बहुध्रुवीय सोच मजबूत हो रही है। ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश पारंपरिक नीतियों से दूरी बना रहे हैं। भारत के साथ उनके बढ़ते संबंध इस बदलाव को और गति दे रहे हैं। नाटो इसे वैश्विक प्रवृत्ति के रूप में देख रहा है और इसी संदर्भ में भारत की भूमिका और अहम हो जाती है। अब तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ है। अमेरिका का एक क्षेत्र प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। नाटो अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ रहा है। भारत इस नए ढांचे में केवल सदस्य नहीं बल्कि दिशा देने वाली शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि वर्षों की रणनीतिक परिपक्वता का नतीजा है। आने वाले समय में जब औपचारिक घोषणाएं होंगी तब यह साफ हो जाएगा कि यह सिर्फ गठबंधनों का बदलाव नहीं बल्कि वैश्विक सत्ता संतुलन का स्थानांतरण है। अमेरिका के लिए इसे स्वीकार करना कठिन होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि अब वो अकेला निर्णायक नहीं रहा। यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे अहम संदेश सामने आता है। दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। यह युग धमकी और दबाव का नहीं बल्कि संतुलन और साझेदारी का है। भारत इस युग का केंद्रीय स्तंभ बनता जा रहा है और यही वह सच्चाई है जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ब्रेकिंग और अनफिल्टर्ड एनालिसिस आपको सबसे पहले मिले, अगर आप हर बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर का असली मतलब बिना घुमाव के समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ खबर नहीं होगा, बल्कि इतिहास बनने की प्रक्रिया होगी।